नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका सेशन कोर्ट से खारिज कर दी गई है। ऐसे में पार्टी ने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए तय किया है कि लल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के खिलाफ महाअभियान चलाया जाएगा। साथ ही पार्टी अपने सेवा कार्यों को भी निरंतर जारी रखेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस समय जेल में हैं। बस कंट्रोवर्सी के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आगरा और लखनऊ में मामले दर्ज किए गए थे, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, लिहाजा कांग्रेस ने तय किया है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में महाअभियान चलाकर अजय कुमार लल्लू को जेल भेजने की साजिश को बेनकाब करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ रिजवी रिंकू ने इस संबंध में कहा कि लाखों जरूरतमंदों तक भोजन और राशन पहुंचाने के लिए हजारों मजदूरों को उनके घरों तक लाने के लिए मददगार अजय कुमार लल्लू को आखिर किस अपराध के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सेवा कार्य से बौखलाई योगी सरकार ने बदले की भावना से कांग्रेसी नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विधायक अजय कुमार लल्लू जी की गरीबों की सेवा करने के लिए, जो आज हाईवे पे मजदूर पैदल चल रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, उनके लिए गाड़ी का सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, विपक्ष को डराने की नियत से, धमकाने की नियत से अघोषित जो इमरजेंसी लगी है उसको साबित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अजय कुमार लल्लू जी की जो गिरफ्तारी कराई है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम बता दें, ये इंसानियत के खिलाफ काम करा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। वो क्या चाहते हैं कि जो गरीब मजदूर पैदल चल रहा है उनके लिए कोई खाने की व्यवस्था न करे, उनके लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था न करे। प्रियंका गांधी के आदेश पे अजय कुमार लल्लू जी जो काम कर रहे थे, जिस तरह से गरीब मजदूरों को खाने की पीने की व्यवस्था कर रहे थे, उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता उसको जारी रखेगा। और मैं बता दूं, यदि जल्दी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को रिहा नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश में जेल भरने का काम करेगा। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आराधना मिश्रा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई को लेकर लगातार कांग्रेसी आंदोलित है। इसको लेकर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाहर निकले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने सेवा भाव से मजदूरों की सेवा के लिए बसों को सरकार को देने की बात कही थी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं पर मुकदमा लिखाया गया वो सरकार की संवेदनहीनता को दिखाता है। सेवा के लिए आदरणीय प्रियंका जी के निर्देश पर जो बसें दी गई थी वो पूरी तरह मानवीय आधार पर इसलिए दी गई थी कि मजदूरों को लाया जा सके। तो हमारे मानवीय आधार पे एक सेवा भाव से दी गई थी। आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है ना लीजिए, लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते हैं कि उस पर आप मुकदमा कायम करेंगे जो सेवा भाव से हुआ है। ये पूरी तरीके से राजनैतिक रूप से बदले की भावना से और एक ऐसी कार्रवाई है जो निंदनीय है। कांग्रेस नेता विधायक आराधना मिश्रा ने भी कहा कि राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है और अगर अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए मुख्यमंत्री से समय मिला तो कांग्रेस नेता सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भी इस प्रकरण को रखेंगे। जिस तरह से अजय कुमार लल्लू जी पर एक गलत केस लगाई गई, जिस अमानवीय तरीके से उनको आगरा में अरेस्ट किया गया, जिस तरह से लगातार हम लोग के लाख प्रयास के बाद भी अभी तक हमें उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, उनके वकील तक को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है, तो हम अपनी पूरी बात महामहिम राज्यपाल के समक्ष रखने आए थे। हमने उनसे कहा कि ये मुकदमा जो है वो गलत है और वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, कोई अपराधी नहीं है। जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, हमने उनसे अनुरोध किया है कि वो इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करें, सरकार से चर्चा करें। ये मुकदमे वापस होने चाहिए और तत्काल लल्लू जी को रिहा होना चाहिए और हमें अनुमति मिलनी चाहिए और उनके वकील को कि वो उनसे मिल सके। वजीरगंज से घरेलू हिंसा की खबर सामने आई है, जहां पर एक युवक ने बेरहमी से अपनी पत्नी को रॉड से पीटा, जिसके बाद खून से लथपथ महिला की हालत बेहद गंभीर हो गई, जिसके बाद वो अपना इलाज कराने अस्पताल गई। घायल महिला की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया।
रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर वजीरगंज से है, जहां पर पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद गंभीर अवस्था में महिला को बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वजीरगंज में एक जाहिल पति की करतूतें सामने आई हैं, जहां आरोपित पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, जिसकी वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पति द्वारा जानलेवा हमले में महिला को रॉड से मारा गया, जिसकी वजह से महिला का सिर फट गया और आरोपित पति ने महिला की हाथ की उंगली भी फाड़ दी। हमले के कारण महिला लहूलुहान हालत में मदद के लिए चौकी पहुंची, लेकिन मदद की जगह चौकी से महिला को भगा दिया गया, जिसको लेकर चौकी इंचार्ज प्रदीप सिंह की लापरवाही भी सामने आई है। बाद में अपना इलाज करवाने गई महिला की हालत देखकर उसे बलरामपुर के डॉक्टरों ने अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया। हमले के बाद भी आरोपित पति लगातार धमकियां दे रहा है। इससे पहले भी आरोपी युवक अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर चुका है। चौकी से भगा दिया, हम थाने पे आ गए। 100 नंबर पे भी पुलिस फोन आई थी 112 नंबर पे भी कॉल गया तो वो भी पुलिस आई थी। उनसे भी चौकी इंचार्ज ने बात नहीं करने दिया। चौकी इंचार्ज कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई चौकी इंचार्ज कुछ नहीं कर रहे हैं। वो पैसे लेके बैठे हैं चौकी इंचार्ज, मेरे सामने पैसे लिए हुए हैं। बोल रहे हैं अगर मेरे खिलाफ कुछ करोगी तो तुम्हारे खिलाफ हम ऐसी कार्रवाई करेंगे तो तुम्हारी जमानत कोई नहीं करवा पाएगा। जी किसने बोला? चौकी इंचार्ज प्रदीप सिंह ने बोला। प्रदीप सिंह ने बोला। इतना ही नहीं, पत्नी को गंभीर रूप से पीटने के बाद आरोपित पति लगातार अपनी पत्नी को धमकाता भी रहा। फिलहाल इस मामले में उचित कार्यवाही का इंतजार है। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है, जिसके तहत विश्वविद्यालय के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कदाचरण एवं अभद्र टिप्पणी करने वाले विद्यार्थियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में एकेटीयू के वीसी प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बताया कि यदि कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कदाचरण एवं अभद्र टिप्पणी करता है तो उसे 15 दिनों का मानवीय मूल्यों का कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। साथ ही ग्रीष्म एवं शीतकालीन अवकाश के समय 1 माह ग्रामीण अंचल में जाकर सकारात्मक सामाजिक कार्यों में अनिवार्य रूप से सहयोग करना होगा। छात्रों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने और अनोखी सजा के विषय में एकेटीयू के वीसी प्रोफेसर विनय कुमार पाठक से न्यूज़ इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता ने खास बातचीत की। एकेटीयू से संबद्ध विद्यालयों में इस समय सैकड़ों छात्र छात्रा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में कई छात्रों ने विश्वविद्यालय की ऑफिशियली वेबसाइट पर कई अभद्र टिप्पणियां की, जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की बात कही है। एकेटीयू के छात्रों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय ने एक अनोखी सजा की रणनीति बनाई है, जिसके तहत ऐसे छात्र जो कि विश्वविद्यालय की ऑफिशियली वेबसाइट पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, उनकी पहचान कर उन्हें 15 दिन का अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाला कोर्स करना पड़ेगा और साथ ही गांव में जाकर 1 महीने वहां के परिवेश को भी समझना पड़ेगा। एकेटीयू ने अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए अपने छात्रों से कहा है कि जो भी सोशल साइट्स पर, जो ऑफिशियली सोशल साइट्स है, उस पर अभद्र टिप्पणी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई क्या की जाएगी, एक अनोखी कार्रवाई है। हमारे साथ हैं एकेटीयू के वीसी, हम इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले किस तरह की सज़ा देने का प्रावधान है, उसमें कुछ सुधार की भी बातें हैं, क्या है? आपको ये जानकर पता होगा कि जब हम लोग ने लॉकडाउन का समय था तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स भी ऑफिशियल वेबसाइट्स का बड़ा दुरुपयोग किया और बहुत सारे ऐसे ट्रॉलिंग मैसेजेस और जो अभद्र मैसेजेस हैं वो पोस्ट किए और दूसरे के नाम से किए। तो हम लोगों ने जब अपनी जांच की तो हमें ऐसे कई मामले पता लगे। तो हम लोगों का एक विचार मंथन हुआ और हम लोगों ने ये सोचा कि यदि हम स्टूडेंट को निकालते हैं तो उसका कैरियर समाप्त होता है, यदि हम स्टूडेंट्स पे फाइन करते हैं तो उसके माता पिता को भरना पड़ता है। तो क्या ऐसी विधि हो सकती है कि जिससे उसमें सुधार भी आए और वो जीवन को समझे। ऐसे लोग बहुत अंदरूनी तौर पे अवसाद से ग्रसित होकर और बहुत अंदरूनी तरह से मोबाइल्स का और इससे डिवाइसेस का यूज़ करते हुए करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि आपको 15 दिन का एक कैंप करना पड़ेगा और 1 महीने आपको गांव में, ग्रामीण अंचल में काम करना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों से उस व्यक्ति में मुझे लगता है कि बहुत सुधार आएगा और वो जीवन को समझेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जीवन को नहीं समझते और बिना जीवन को समझे हुए उस तरह की कार्रवाइयाँ या प्रतिक्रियाएँ करते रहते हैं।
सर ये जब से आपने ये कल से किया, काफ़ी ज़्यादा इस पे कमेंट्स और इस तरह की हो रही हैं, आपको सर कैसा लग रहा है कि क्या इसके परिणाम होंगे? मुझे लगता है इसके परिणाम सुखद होने चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जीने की कला सिखाने की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। भले ही हम लोग थोड़े कोर्स करा रहे हैं, लेकिन उसने जीवन को देखा नहीं होता। और जब भी कोई स्टूडेंट या टीचर जीवन के बारे में नहीं जानता, वो इसी तरीके से दूसरे के प्रति वो जो उदासीन रहकर ऐसे विचार अपने प्रकट करता रहता है। सोशल मीडिया ने इसको बहुत हवा दी है, और ये समय आ गया है कि हम लोग जो सोशल मीडिया से जो लोग त्रस्त हैं, जो सोशल मीडिया से एकदम एडिक्ट हो गए, ऐसे लोगों पर हम लोग जो है उनको जीवन के बारे में समझाएं। और मुझे लगता है कि हम लोगों का ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। सर ऐसे छात्रों पर नकेल कसने के लिए क्या कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई? क्योंकि आपने बताया कि अलग अलग नामों से, छद्म नामों से वो सोशल मीडिया पे करते, तो उनको पकड़ने के लिए किस तरह हमारे पास एक मॉनिटरिंग कमेटी है जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे काम कर रही है, और हमें ऐसे लड़के मिले हैं। जब ये लड़के मिले हैं, अभी रामस्वरूप के लड़के के लिए मैंने आज लिखा है, जो ये रामस्वरूप का लड़का है, तो ऐसे लोग हमें मिल रहे हैं। और ऐसे अभी टीचर्स भी इस लॉकडाउन के समय में, एक टीचर ने दूसरी की वेबसाइट पर जाकर बड़ा ही अनर्गल प्रलाप किया है, तो ऐसे लोग मिल रहे हैं। हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, आपको अपने में सुधार करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि यह जो हम लोगों का विश्वास है और ये पहल है, ये अनूठी पहल है। और मैंने बहुत सारे लोगों से जो जीवन को जानते हैं उनसे पूछकर ऐसी जो है हम लोगों ने जो सुधारात्मक कार्रवाई है उसके प्रति जो है हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाया है। सर छात्रों को लेकर 4 जिलों में उनको सहायता के लिए भी कोई एक सेल तैयार की जा रही, वो क्या है? कोरोना पेंडेमिक के चलते आपको पता है कि बहुत सारे लोग, बच्चे यहाँ नहीं आना चाहते हैं। बच्चों को पहले बहुत पूरे प्रदेश से आना पड़ता था, तो हम लोगों ने पहले 2 सेंटर्स बनाए थे, अब 4 और नए सेंटर बना रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ AKTU के VC प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि वो छात्र जो अलग अलग शहरों में पढ़ रहे हैं, जिन्हें इस बात की ज़्यादा जानकारी भी नहीं है कि ग्रामीण परिवेश क्या होता है, और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उनका ध्यान भटकता है, और कहीं ना कहीं वो अर्गनल जो गलत बातें हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर और इस तरह की वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं। उससे विश्वविद्यालय की छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल होती है। इस बात को लेकर ये फैसला किया गया है कि अब वो छात्र जो सोशल मीडिया पर अभद्र बातें करेंगे उन्हें 15 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, और उसके अलावा उन्हें ग्रामीण परिवेश में जाकर वहाँ के रहन सहन और रीति रिवाज भी सीखनी होगी। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर युवक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा उस समय देखने को मिला जब पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। एक युवक युवती स्कूटी पर जैसे ही हजरतगंज चौराहे पहुंचे, पुलिस ने उनसे स्कूटी के कागजात मांगे, जिसके बाद युवती और युवक ने वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। बाद में वाहन का कोई कागज न दिखा पाने के कारण गाड़ी को सीज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक देवर ने अपनी भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी और कुछ देर बाद खुद फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामलों की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना जिले के विसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव अंतरपुरा गांव की है। यहां देर रात किसी बात को लेकर देवर और भाभी में विवाद हो गया था। थाना बिसौली क्षेत्र में अंतरपुरा गांव में कल रात्रि में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना 11:15 बजे हुई, जिसमें देवर राहुल ने अपनी भाभी हीरा कली, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसको गोली मार के हत्या कर दी और खुद भी बाद में फांसी पर लटक गया। और मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए थे। 100 को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जांच से ये पता चला है कि राहुल यानी जो देवर है, जिसकी उम्र 27 साल है, जो अविवाहित है, उसकी शादी 1 जून को होनी थी, जो किन्हीं कारणों से नहीं हुई। राहुल को लगा कि इस शादी को तोड़ने में, रिश्ता न होने में उसकी भाभी का हाथ है। उसी के उद्वेग में आकर के
उसके द्वारा अपनी भाभी की हत्या की गई और बाद में कुंठाग्रस्त होकर खुद भी आत्महत्या कर ली है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। महोबा जिले के कस्बा थाना अजनगर में बिजली न आने पर जमकर बवाल हुआ। उत्तेजित लोगों ने थाने में पथराव कर गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हिंसा के बाद जिले के आला अधिकारियों ने स्थिति को काबू कर लिया। इलाके के लोग लगातार बिजली कटौती से परेशान हैं। कई बार बिजली विभाग के स्टाफ के साथ मारपीट भी की गई। विद्युत विभाग के जेई द्वारा पुलिस में शिकायत की गई थी। इसी के चलते इलाके में लोग गुस्से में थे। गुस्साए लोगों ने थाने पर पथराव किया और पुलिस से हाथापाई भी की। पुलिस ने 5 लोगों को उपद्रव करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना अजनर क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारी शाम को काम कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक व्यक्ति जो कस्बा अजनर का रहने वाला है आया और उनके द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारी जिसमें जेई भी शामिल थे उनके साथ बदतमीजी और मारपीट की गई। पुलिस के पहुंचने पर ये व्यक्ति वहां से अपनी कार से भागा, जिसको बाद में पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और थाने पे इसको लाया गया। इसी दौरान उसने गांव के कुछ व्यक्तियों को इकट्ठा करा लिया और इन लोगों के द्वारा अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए थाने पे पथराव कर दिया। मौके पर मौजूद बल ने उसको बलपूर्वक जो बाहरी लोग थे उनको भगाया है। 5 लोगों को पुलिस के द्वारा अभी हिरासत में लेकर इसमें मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई पुलिस के द्वारा कराई जा रही है। इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हैं और जो जेई है उसको भी इसमें चोट लगी है। इनका मेडिकल कराया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संकट तब तक रहेगा जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी। टीम 11 के साथ बैठक कर केवल जनता को भरमाने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों को लाने, उनको रोजगार देने की बात केवल हवाई है। MOU कर लेने से रोजगार नहीं मिलता है। फ्री में राशन देने का दावा पूरी तरह झूठा है। हमारे विशेष संवाददाता मनीष कुमार मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोविंद चौधरी से खास बातचीत की है। कोरोना महामारी से जहां पूरा देश जूझ रहा है, उत्तर प्रदेश भी इस महामारी से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री टीम 11 के साथ बैठक करते हैं और रोज बयान जारी होते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पे आरोप लगाया कि जो केंद्र की भाजपा सरकार है या प्रदेश की, वो सीधे सीधे इस कोरोना महामारी का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। एक तरफ 20 लाख करोड़ पैकेज की बात होती है, वो बड़े उद्योगपतियों के लिए है जिन्होंने अर्थव्यवस्था को डुबाया। किसान, मजदूर, तमाम वो प्रवासी लोग आज भी पीड़ित हैं, उन तक चीज़ें, सुविधाएँ नहीं पहुँच रही, ना उनकी कोई देख रेख कर रहा है। ऐसे में और न ही विपक्ष की कोई सुनवाई सरकार कर रही है कि विपक्ष से कभी बैठा के सलाह ली जाए। आज हम इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के विपक्ष के नेता रामगोविंद चौधरी जी। चौधरी साहब, आपसे एक पहला सवाल कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का साफ तौर पे कहना था कि विपक्ष को तो एक तरह से नगण्य करके रखा गया है। जो भी कोरोना महामारी के लिए चीज़ें हो रही हैं, सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की भाजपा, इस सब इसका केवल मेक उद्देश्य जो रहा है वो राजनीतिक उद्देश्य रहा है। जो पैकेज की घोषणाएं हुई, कहा गया कि आम लोग, सूक्ष्म लघु उद्योग, तमाम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा संजीवनी होगा, लेकिन वो पूरी तरह से उन उद्योगपतियों के लिए है जो अब तक अर्थव्यवस्था को डुबोते रहे हैं या हजारों करोड़ लेके विदेश चले गए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही बात कहा है। अब उसमें कुछ बच नहीं जा रहा है। मैं तो विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर बहुत से चैनल के मित्रों आए और मैंने खुद भी बयान भी दिया अखबार में कि ये सरकार केवल पूंजीपतियों के लाभ देने वाली सरकार है। उसका किसान से, गरीब से, बेसहाय से, मजबूर से, हमारे श्रमिक भाइयों से, मध्यम श्रेणी के नौकरी करने वाले लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। रोज़ मीटिंग होती है माननीय मुख्यमंत्री जी के 11 लोगों के साथ, अखबार में बयान बढ़िया से छप जाते हैं, चैनल दिखला देते हैं। धरती पर कुछ भी यथार्थ नहीं है। हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं। जैसे शुरू में इन्होंने कहा कि हम इतने फ्री में राशन बांट दिया लोगों को। मैं 2-4 जिले के राशन के दुकानदारों से पूछा तो लोगों ने कहा कि साहब हमारी नाम मत रखिएगा, लेकिन जब फ्री में हम लोग को राशन मिला ही नहीं तो हम फ्री में बांटेंगे कैसे।
हम फ्री में नहीं बांट रहे, हम पैसे से बांट रहे हैं। फिर हमने सवाल उठाया कि भाई हर गांव में, हर शहर में 30% ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका काम बंद हो गया, उनको फ्री में अनाज दिया जाए, उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। तो सरकार कहा कि फ्री में राशन हम दे रहे हैं। जब पता लग गया तो उनको कुछ भी नहीं मिला है। अभी हाल में ही एक घटना घटी है, लखीमपुर खीरी के मैकलगंज में एक गुप्ता का लड़का जो शाहगंज होटल में काम करता था, लॉकडाउन के कारण से होटल बंद हो गया, वो अपने घर आ गया, खुद भी बीमार हो गया, उसकी माँ बीमार, उसके 3-4 बच्चे, न माँ का दवा करा पा रहा था, न अपना करा पा रहा था। अंत्योदय कार्ड से राशन तो उसको मिल गया था, लेकिन और जो रोज़ ज़रूरत की चीज़ें हैं, सब्जी, तेल, नमक, मसाला, चीनी, चाय, वो अब उधार देना भी दुकानदार बंद कर दिया था। मजबूर हो करके उसने आत्महत्या कर ली। और जो चिट्ठी लिखा उसने आत्महत्या करने से पहले, उसमें लिखा कि मैं जानता हूँ, ये सारी बातें लिखा। फिर कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे घर के पास मेरे कफन के लिए भी पैसे नहीं है, और सरकार कहती है कि हर मजदूर को मैंने 1,000 रुपया दे दिया। तो ये तो पूरा प्रदेश की यही स्थिति, यही है, भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। हमारे जो श्रमिक बंधु जो देश के दूसरे हिस्से में काम कर रहे थे, उनसे कहा गया कि आप अपने घर रहिए, लक्ष्मण रेखा घर के नीचे खींच दीजिए, कोई घर से बाहर ना हो, और आप जहाँ हैं वहीं रहिए, सारा खाना पानी दवा की व्यवस्था आपकी होगी, कोई मकान मालिक आपको निकालेगा नहीं। लेकिन कोई भी मकान मालिक चुप भी नहीं रहा, सब पैसे मांगने लगे। जिसके पास पैसा नहीं उनको घर से निकालने लगे। कोई साधन नहीं, कोई सरकार उनको भोजन तक नहीं दिया। भाई कोई सरकार की बात कहता हूँ, क्योंकि बलिया, आप तो बनारस के हैं, पूर्वांचल के लोग, बलिया समेत पूर्वांचल के लोग, देश का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ कमाने खाने परिवार के जाने नहीं जाते। मैंने घबरा करके मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि ये मजदूर हर प्रदेश में फंसे हुए हैं, आप उनके मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखिए और कहिए कि उनको खाने पीने की व्यवस्था करें तत्काल में ही। कोई चीज़ नहीं। फिर मैंने गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखा, प्रदेशों का नाम लिखा, इस प्रदेश में पूर्वांचल के लोग हैं, वो भूखे मर रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था कराइए। कोई साहब नहीं पूछा। अब इसकी हालत हुई कि हमारे परिवार के श्रमिक भाई घबरा करके, न ट्रेन चल रही थी न बस चल रही थी, सब लॉकडाउन था, पैदल ही चल दिए। कोई साइकिल से चल दिया, कोई ठेले पर चढ़ दिया, कोई एक तरफ बैल बांधा, एक तरफ अपने बैलगाड़ी खींच के चल रहा है, कोई माँ अपने बेटे को अपनी ट्राली पर लिटा करके खींच के चल रही है। गर्भवती महिलाएं, सैकड़ों गर्भवती महिलाएं, जो आप ही लोगों ने चैनल में दिखलाया, सोशल मीडिया पर चली, वो पैदल चली जा रही है। सैकड़ों मजदूर एक्सीडेंट से मर गए, चाहे ट्रेन से मरे हों, चाहे एक्सीडेंट में मरे हों। सैकड़ों मजदूर जहां आप लोग नहीं पहुंचे, पत्रकार लोग, वहां वो मर गए बुखार से, तड़प तड़प के, भूख के मारे। जो यूपी में प्रवेश करता था, यूपी का हमारा श्रमिक भाई, उसको पुलिस यूपी की लाठी से मार करके फिर वापस कर दे रही थी। 500 मजदूर सूरत से, गुजरात सरकार से परमिशन लेकर के, अपना बस भाड़ा पर करके या ट्रक भाड़ा पर करके आए, और यहाँ छतरपुर बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने रोक लिया, बड़ी लाठी मारा, रुकने नहीं दिया। 10 दिन भर ये खेला चलता रहा। 10 बजे रात को उन लोगों ने हमको फ़ोन किया, मैंने तुरंत ट्वीट किया मुख्यमंत्री जी को। 10 बजे रात को मैंने चिट्ठी लिखा, तुरंत उनके आईडी मेल पर भेजा। प्रमुख हमारा पीए से मैंने फ़ोन किया, पीए ने प्रमुख सचिव को मिला है, वो नहीं उठाए। उनका कोई अटेंडेंट उठाया, उससे उन्होंने कहा इस बात को कहो। बड़ी बने पीट पाटने के बाद किसी तरह से उनको छोड़ा गया। जो मजदूर यूपी बॉर्डर में आया, उसको इस सरकार सबसे पहले निर्णय लिया था देश में, उत्तर प्रदेश की सरकार, कि हम अपने प्रवासी मजदूर भाइयों को हम घर पहुंचाएंगे। सबसे हिंदुस्तान में पहले इन्होंने निर्णय लिया। किया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, कहीं से नहीं ले आए। सबसे पहले ले आए कोटा के छात्रों को, स्वागत है। और भी अब हमको पता चल रहा है कि कोटा की बस राजस्थान की बसें थी, राजस्थान की बसें थी। हम कह रहे हैं कि आपके पास कम से कम 70-75 हज़ार बसें हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पास, प्राइवेट से लेकर के सरकारी तक, स्कूलों से सब मिला जुला करके। जो प्रवेश किया उसको लाठी मारने के बजाय
आप उसको अपनी बसों से उसके घर पहुंचा दिए होते। मजबूर होकर हमारे अखिलेश यादव के निर्देश पर उन्होंने हमको निर्देश दिया, तो मैंने अपील किया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को कि भाई जो नेशनल हाईवे से चल रहे हो, जो सड़क से चल रहे हो, और जो पुलिस के लाठी खा करके फिर लाठी ना खाएं, खेत के पनडगियों से चल रहे हो, अपने गांव के सामने उनको रोको, उनका स्वागत करो, उनको भोजन कराओ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, और अपने साधन से तुम्हारे पास ना हो तो गांव में किसी से मांग करके अपने जिले के बॉर्डर तक उनको छोड़ो, और उस जिले के लोगों से निवेदन करो कि आप इनका स्वागत करिए, इनको भोजन कराइए, अपने साधन से इनको अपने। ये हमारे कार्यकर्ता कर रहे थे। अखिलेश यादव ने दूसरे ही दिन निर्देश दिया कार्यकर्ताओं को कि अपने अगल बगल कोई भूखा न सोए, इसको आप ख्याल रखो। फिर आदरणीय अखिलेश यादव ने निर्देश स्पष्ट दिया कि हर गांव के गरीब असहाय बेसहारा लोगों को तुम लोग राशन, भोजन, दूध, चीनी, चाय पत्ती बांटो। और आपको आश्चर्य होगा कि 400-450 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दाखिल कर दिया गया, तो अभी हमारे कार्यकर्ता माने नहीं। और ये सरकार इतनी निर्दयी है कि सिवाय मजदूरों को जो प्रवेश किए उत्तर प्रदेश में लाठी मारने का कोई उनकी मदद नहीं की। एक सवाल और है, जैसे कि आपने सारी बात कह दी, श्रमिकों की बात मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा कि 30 लाख श्रमिक जो हैं, प्रवासी श्रमिक, उनकी सकुशल और सुरक्षित वापसी उत्तर प्रदेश में हो गई है, और 18 लाख से ऊपर स्किल मैपिंग हो गई है। 12 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए तमाम इंडस्ट्रीज उद्योग संघ हैं उनसे सहमत, एक तरह से एमओयू साइन हो गया है। तो आपका कहना है कि मजदूर सही सकुशल पहुँचे नहीं, लाठी मारा जाता रहा, और दूसरे तरफ 30 लाख सुरक्षित सकुशल पहुंचने की बात कही गई, और 11.5 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए समझौते का भी दावा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की ओर से। एकदम असत्य। आपको याद होगा सरकार बनने के 6-7 महीना शायद हुआ होगा, एक इनोवेशन समिट हुई बहुत बड़ी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, माननीय राष्ट्रपति जी भी आए। खूब इनमें पर साइन हुआ और कहा गया कि लाखों लोगों को नौकरियां मिल गई, और ऐसा ढिढोरा पीटा गया कि जैसे लगा कि उत्तर प्रदेश एकदम स्वर का अड्डा हो जाएगा। मैं आप ही से जानना चाहता हूं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के एक मजबूत स्तंभ है। हर गांव, हर शहर में, हर एरिया में आपके लोग हैं, क्या एक भी उद्योग लगा उत्तर प्रदेश में? मैंने विधानसभा में सरकार से पूछा कि एक कोई उद्योग पूंजीपति लगाया हो तो उसको बताइए, और उस पूंजीपति को उद्योग लगाने के लिए कौन सा बैंक फाइनेंस किया इसको बताइए। चुप। तो एमओ पर साइन करना नौकरी नहीं है, लोगों को भ्रम में डालना है। ये सरकार केवल लोगों को भ्रम में डाल रही है। आपको याद होगा, ये सरकार कभी कोरोना से नहीं लड़ी। ये पहले दिन से ही ये अपनी चुनावी एजेंडा चला रही है। 15 दिन गुप्त रूप से केवल ये कहा गया अधिकारियों से कि जमातियों को ढूंढो, जमातियों को ढूंढो। केवल जमातियों को ढूंढने में 15-20 दिन उन्होंने टाइम निकाल दिया। मैंने एक चिट्ठी लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप जो अपनी टीम बनाए हो, टीम आपको अंधकार में रख रही है, जांच भी नहीं हो रही है। जो अस्पताल में जा रहा है उसी की जांच हो रही है, अलग से कोई जांच हो ही नहीं रही है। और जो हॉस्पिटल में कोरोना से मर जा रहे हैं उनकी चुपे चाप अंत्येष्टि कर दी जा रही, ये कह करके कि हार्ट अटैक से मर गया, लीवर की खराबी से मर गया, किडनी की खराबी से मर गया। इसे आपको अंधकार में रखा जा रहा है। जो मानी जानी प्राइवेट लैब है, वो अगर जांच पॉजिटिव पाई रहे हैं तो उनको डांट के उनको धमका दिया जा रहा है, उनसे माफ़ी मंगवाया जा रहा है, और उन पर दबाव दिया जा रहा है कि फिर रीच टेस्ट के लिए आप लिखिए। जैसे नोएडा में एक कंपनी है GIMS, उसने जांच किया तो उसमें 45 लोगों को पॉजिटिव पाया। प्रशासन ने उन सबों को ऐसी तैसी की कि रो दिए और दबाव दिए कि तुम फिर लिखो कि पुनः टेस्ट हो। उसके जनरल मैनेजर से बयान दिलवाया गया, पुनः टेस्ट हुआ नहीं हुआ, वो 45 पॉजिटिव लोग कहाँ गए आज तक उसका पता नहीं चला। ये भी मैं लिखा था। आगरा के मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा के विषय में लिखा था, मेरठ के कॉलेज की दुर्दशा को लिखा था, मथुरा के 100 बेड सैया के दुर्दशा के विषय में लिखा था। उतर का आया, आपने सुझाव तो ठीक दिया,
लेकिन निराधार निरर्थक आरोप लगाना ठीक नहीं है। एक अंतिम सवाल है चौधरी साहब आपसे कि मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा, जब उनसे पूछा गया कि आरोप ये लगे हैं कि आपके पास 80,000 बसें थीं, उसके बाद भी प्रवासी श्रमिक सड़कों पे चलते रहे और आपका दावा था कि कोई भी श्रमिक पैदल नहीं चलेगा, उसकी सकुशल वापसी की जाएगी, घर तक पहुंचाया जाएगा निःशुल्क। उनका आरोप, एक तरह से नाम भी उल्लेख किया उसमें कि अखिलेश यादव ने ही आरोप लगाया है। तो मुख्यमंत्री का साफ कहना था कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि विवेक नहीं मिल सकता। जो मुख्यमंत्री रहा हो उसको यही पता नहीं है कि कितनी बसें हैं या कैसे संसाधन हैं सरकार के। सत्ता में विरासत मिली, लेकिन उन्होंने बुद्धि को छोड़ दिया, बुद्धि नहीं लिया। और चीज़ तो लिया मुख्यमंत्री ने, अखिलेश यादव की सरकार के आप विरासत में और चीज़ तो लिया, धन लिया, मेट्रो लिया, लोक भवन लिया, कैंसर इंस्टीट्यूट लिया, स्टेडियम लिया, हाईकोर्ट की बिल्डिंग लिया, पुलिस के हेडक्वार्टर लिया, 6 मेडिकल हॉस्पिटल लिया, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ऑल इंडिया के लिए बरेली में ज़मीन लिया, सब कुछ लिया और भी बहुत लिया, लेकिन अखिलेश यादव की बुद्धि ये नहीं ले पाए, इसलिए इनकी बुद्धि काम नहीं कर। अखिलेश यादव की बुद्धि ले लिए होते तो आज प्रदेश की ये दुर्दशा नहीं होती। मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञान बहुत कम है, वो दूसरे पर निर्भर है, और जिन पर निर्भर है वो अपनी वाहवाही के लिए उनको भरम में डाल रहे हैं, और जब तक वो भरम में रहेंगे इस देश की दुर्गति होगी। उनके असत्य बोलने से, धर्म के नाम पर अधर्म करने से, कोरोना ही नहीं इस प्रदेश को और देश को दूसरी महामारियां भी, जैसे समुद्री तूफान, रोज ओलावृष्टि, आंधी, पानी, चक्रवात में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, सैकड़ों लोगों की फसलें नष्ट हो गई, रबी की किसानों की, खरीफ की नष्ट हो गई थी, 1 पैसा किसी को मुआवजा नहीं दिया इन्होंने। आप बताइए, अगर कहते हैं कि हमने श्रमिकों के खजाने में खाते में इतना पैसा भेज दिया 1,000, आप बताइए कि एक तो आप पूछिए कितने लोगों को मिला। मान लीजिए किसी को मिला भी, आप 1,000 रुपया कई दिन उसके परिवार में चलेगा। इस तरह से लोगों को ठगने का काम क्या आप लोगों को भिखमांगा समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी किसान को, श्रमिक को भिखमांगा समझ रही है। अरे श्रमिक कानून को तुमने निलंबित कर दिया, विभागों से पोस्ट खत्म कर दिया, तुमने ऐलान कर दिया कि मैं किसी को नौकरी अब नहीं दूंगा। 15 करोड़ के लगभग इस लॉकडाउन में हमारे श्रमिक भाइयों के, मध्यम श्रेणी के नौकरी करने वालों की रोजी रोटी छीन गई। और उसके पहले आप पढ़े होंगे, आप ही लोगों ने बयान दिया, अखबार में छपा, चैनल ने चलाया लॉकडाउन के पहले कि इस देश में 45 वर्ष के अंदर इतनी कभी बेरोजगारी नहीं रही। वो तो अपने जगह पर है, लॉकडाउन के बाद लगभग 15 लोग करोड़ों की नौकरी चली गई। ये सरकार दिन रात दिन असत्य बोल रही है, और असत्य का ही कारण है कि कोरोना और बढ़ रहा है, और महामारी दूसरी जो है आफत, जिसको हम कहते हैं दैवी आफत, वो भी अब उत्तर प्रदेश और देश को अपने चंगुल में ले लिया है। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी इस प्रदेश का, देश का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर इस देश के किसान, श्रमिक, मजदूर, छात्र, नौजवान, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर, टीचर, पत्रकार, अगर सभी लोग देश और प्रदेश का कल्याण चाहते हैं, एक ही उपाय है भारतीय जनता पार्टी को हटाना। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के विधानमंडल के नेता राम गुलदीप चौधरी, जिनका कई बातें उन्होंने कही कि प्रवासी श्रमिकों का दावा किया गया, सुरक्षित लाने का कहा गया, रोजगार देने की बात की गई, बड़े इन्वेस्टर समिट भी हुए, और अखिलेश यादव पे जो सीधा आरोप मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया गया था कि सत्ता विरासत में मिल गई, बुद्धि नहीं मिली, उसका भी जवाब उन्होंने दिया कि बुद्धि बस नहीं ली, सारी चीज़ें जो उनकी लोक भवन, मेट्रो, तमाम जो योजनाएं और जो प्रोजेक्ट वो पूरा करके गए, उसको इस सरकार ने लेके काम तो शुरू किया, लेकिन शायद अखिलेश यादव की बुद्धि या रणनीति नहीं ली। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।